हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में, जो कि था 1066 से लेकर 1154 तक। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि किस तरह से सैक्सन लोग आए इंग्लैंड में और उन्होंने वहाँ पे रह के अपना लिटरेचर इंग्लैंड को दिया और इंग्लैंड का लिटरेचर फ्लॉरिश हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नॉर्मन लोग भी आए इंग्लैंड में और उन्होंने क्या असर डाला इंग्लैंड के लिटरेचर पे, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यही हमारे लिटरेचर की नींव है, बेस है। जो ब्रिटिश लिटरेचर है, इसकी नींव यही सब चीज़ें थी, यही सब इवेंट्स थे जो उस टाइम पे हुए। चलिए देखते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। जो ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, ये बेसिकली इसका नामकरण हुआ जाना जाता है नॉर्मन्स की वजह से, नॉर्मैंडीज़ की वजह से, जो कि 10th सेंचुरी में आ गए थे स्कैंडिनेविया से। और वो 10th सेंचुरी कौन सी थी? 1066 में। बेसिकली नॉर्मन कंक्विस्ट के बाद से नॉर्मन पीरियड का स्टार्ट माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं ये नॉर्मैंडी सबसे पहले क्या थे, हम लोग वो देख लेते हैं। ये फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा था जिसके नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्मन लोग रहते थे, कुछ लोग रहते थे, तो उनको वहाँ के इनहैबिटेंट्स को नॉर्मैंडी के नाम से जाना जाने लगा, तो वो थे नॉर्मैंडी। आफ्टर सम टाइम नॉर्मैंडीज़ ने एंटर किया इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में ऑलरेडी कौन थे? हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि सेक्शंस ऑलरेडी इंग्लैंड में थे। तो एंगल्स एंड सेक्शंस ऑलरेडी इंग्लैंड में थे। अब नॉर्मन्स भी वहाँ पे आ गए। अब नॉर्मन्स ने क्या है, लड़ाई की ताकि वो लोग अपना आधिपत्य जमा सके, वो लोग वहाँ पे रह सकें और खुद का एक राज्य क्रिएट कर सकें। तो उन्होंने जो लड़ाई की उसको जाना जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से और नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के नाम से, क्योंकि कॉन्क्विस्ट हुई थी नॉर्मन्स की, इसलिए उसको नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें देखिए, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये 1066 में हुआ था। तो जो ये 1066 का जो टाइम है, इसके बाद जितना भी टाइम आया उसमें क्या नॉर्मन लिटरेचर फ्लॉरिश हुआ और एंगल्स की हार हो गई। वो वापस स्कैंडिनेविया चले गए थे। कुछ उनमें से स्कैंडिनेविया चले गए थे, कुछ उनमें से काफ़ी किसी और जगह पे चले गए थे, पर वहाँ पे बेसिकली अब नॉर्मन्स आ गए। अब ये जो नॉर्मन्स थे, ये कहाँ से आए थे? फ्रेंच के एक हिस्से से। तो अपने साथ क्या लेकर आए थे? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लिटरेचर और फ्रेंच टंग। थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग, ये जो लिटरेचर था वो इंग्लैंड के लिए रिमार्केबल था। वो लोग अपने साथ लेके आए थे रोमांटिक टेल्स, जो थी लव की, एडवेंचर की, और वो लोग एंग्लो सेक्शन पोइट्री के साथ जब मिक्स हुए तो उसके बाद में एक नया लिटरेचर उभर के सामने आया। और जो उसमें सेक्शंस ने कुछ लिटरेचर छोड़ा था, उसमें नॉर्मन्स का लिटरेचर मिक्स हो गया और एक नया लिटरेचर उभर के सामने आया। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एक कॉम्बिनेशन था फ्रेंच एंड सेक्शन एलिमेंट्स का। डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि सबसे पहले सेक्शंस थे इंग्लैंड में, उसके बाद फ्रेंच के एक हिस्से से कुछ नॉर्मैंडीज आए और फ्रेंच लिटरेचर लेकर आए, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन गया फ्रेंच और सेक्शन का। तो इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली उसका खुद का अपना नहीं था, काफ़ी चीज़ों से मिक्स होके बना था और वो लिटरेचर उभर के सामने आया, जो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बाद में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। जो ये थे एंगल्स एंड सेक्शंस, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को दी, वोकैबलरी, फ्रेंच वोकैबलरी दी। जो ये नॉर्मैंडी की जीत के बाद में नॉर्मन कंक्वीस्ट जो 1066 एक सिग्निफिकेंट मार्क है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। आप लोगों को ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद से नॉर्मन्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया और फ्रेंच लैंग्वेज कोर्ट्स में, स्कूल्स में और बहुत बड़े प्लेसेस पे बड़े लेवल पे यूज़ होने लगी। देखते हैं इफ़ेक्ट्स क्या हुए इस कंक्विस्ट के। ग्रोथ हुआ एक नेशनैलिटी का ग्रोथ कैसे हुआ? पहले छोटे छोटे कबीले में लोग रहते थे, कभी किसी ट्राइब ने अटैक कर दिया, कभी किसी ट्राइब ने अटैक कर दिया। कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब या पर्टिकुलर ऐसा नेशनैलिटी नहीं थी इंग्लैंड के पास में जिसको लेके वो आगे बढ़ सके, जो उनकी एक बेसिक नेशनैलिटी बन सके।
तो अब उनको एक बेसिक नेशनैलिटी मिल गई थी नॉर्मन कंक्विस्ट के बाद। जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे सब एक हो गए थे और एक अच्छे बड़े नेशन के रूप में उभर के इंग्लैंड सामने आया। तो न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब न्यू लैंग्वेज और लिटरेचर मिला चौसर के टाइम में। चौसर का टाइम पीरियड था 1300, है ना, ये 14th सेंचुरी थी ना, जो 1343 में चौसर का बर्थ माना जाता है। तो ये जो नॉर्मन कंक्विस्ट थी, इसका असर काफ़ी लंबे टाइम तक चला और हमें एक बहुत अच्छा लिटरेचर देखने को मिला चौसर के टाइम में। और न्यू आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर भी अच्छा इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। देखिए अभी कुछ लोग शहर से गांव में जाएंगे तो वो वहाँ पर क्या लेकर जाएंगे, अपना लिटरेचर, अपना कल्चर, आर्किटेक्चर। शहर में मकान बनते हैं ईंट से पत्थरों से, है ना, और वो लोग गांव में जाएंगे तो गांव में अगर वो देखते हैं कि वहाँ पे घास फूस से मकान बने हैं तो वो वहाँ पे अपना आर्किटेक्चर देंगे और वहाँ के लोगों को भी बताएंगे कि पक्के मकान किस तरह से बनाए जाते हैं। सेम इन द सेंस जो लोग थे नॉर्मेंडीज़, वो अपना आर्किटेक्चर लेकर आए। उन्होंने आर्किटेक्चर दिया मॉट एंड बार्ले कासल्स का। अब ये मॉट एंड बार्ले कासल्स क्या होता है? ये कासल्स बनाए जाते थे जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। ये जो मॉट कासल्स थे ये मैन मेड थे, एक हिल के रूप में बनाए जाते थे। आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करो, बीच में एक स्तंभ होता था उनके, एक आयरन रॉड, एक तरह से आयरन का पिलर, बहुत मजबूत आयरन का पिलर, और उसके चारों तरफ लकड़ी से वो लोग उसको फेंसिंग करते थे, दीवारें बनाते थे। तो उसको मोट एंड बैले कासल्स बोला जाता था। मोट बोला जाता था एक हिल को, जो बहुत ऊंचा हिल है उसे मोट बोला जाता है, और बैले बोला जाता है थोड़ा सा जो लोअर लेवल का होता है उसको बैले बोला जाता है। मोट काम में आता है अटैक से बचाने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि कोई हथियार वगैरह रखने के लिए हमारे आर्मी कैंट्स में भी बहुत ज़्यादा मजबूत उनकी श्रृंखला बनाई जाती है एक आर्मी की, ताकि कोई भी और बाहर का इंसान वहाँ पे एंटर ना कर सके, नुकसान ना कर सके। इसी तरह से मोट बनाए जाते थे ताकि कभी भी कोई हमला हो तो सेफ रखा जा सके हमारे हथियारों को और वहाँ की आर्मी को, और अटैक करने के भी काम आते थे। और बैले होते थे लोअर लेवल के, उनकी जो चारों तरफ की फेंसिंग है वो लकड़ी से होती थी, और वो काम किस लिए आते थे? वो लोगों के रहने के लिए और वहाँ काम करने के लिए, वहाँ के लोगों के वर्किंग के लिए काम आते थे। और जो ये पैलिसेड था ये वुडन फेंस को बोलते हैं। जो ये मॉट एंड बैले कासल्स थे ये इंट्रोड्यूस हुए, नया कल्चर हमें मिला, और ये ना सिर्फ रूरल एरियाज़ में बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी बनाए जाते थे। तो ये नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ नॉर्मन टाइम पे, नॉर्मन कंक्विस्ट के बाद में, 1066 के बाद में। फ्यूडलिज्म बिकम मोर वाइड स्प्रेड। अब ये फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म ये है कि जो वहाँ के लैंड ऑनर्स हैं, जो वहाँ के किसान हैं, वो अपनी ज़मीन किंग को दे देंगे और किंग उस ज़मीन को सेना के अधीन कर देंगे, सेना को सौंप देंगे, और सेना बदले में क्या देगी? सेना बदले में अपनी आर्मी, अपना प्रोटेक्शन देगी। तो इसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है, जब अपनी लैंड को सरेंडर कर दिया जाता है और उसके बाद हमें उसके बदले में कुछ फूड या प्रोटेक्शन मिलता है, उसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज अब्सॉर्ब थाउजेंड ऑफ न्यू फ्रेंच वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिए, उनको अपने अंदर समाहित कर लिया, और उसके बाद में वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही एक पार्ट बन गए और एज एन इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़े जाने लगे। जो एंगल्स थे पहले, सेक्शंस थे, वो लैंड ऑनर थे। इसके बाद में लैंड किसके पास चली गई? जाहिर सी बात है नॉर्मन्स के पास चली गई लैंड, क्योंकि नॉर्मन्स ने अटैक किया था, अब वो लैंड ऑनर्स बन गए। जो मेजॉरिटी ऑफ एंगल्स एंड सेक्शन बिशप्स थे वो रिप्लेस हो गए किस में? नॉर्मन बिशप्स में। देखिए हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। आप जब भी किसी ऐसी चीज़ को पढ़ें जो आपके टाइम से बिलोंग नहीं करती, आपको एक छोटी सी बात मैं बीच में रोक के बताना चाहूँगी। जैसे कि आप किसी पिछले बहुत पुराने टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे इस टाइम से कनेक्ट करके देखो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज के टाइम में भी जब नई सरकारें बनती हैं तो पुराने नेता लोग बदल दिए जाते हैं, पुराने ऑफिसर्स भी ऑलमोस्ट उनका तबादला हो जाता है ना, ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे नई सरकार आती है तो अपने नए होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ये सब कुछ लेके आते हैं ना, पुरानी सरकार वाले तो नहीं रखे जाते। तो इसी तरह से जैसे ही उनका राज्य भी चेंज हुआ तो जो पुराने बिशप्स थे, एंगल सेक्शंस ने जो बनाए थे वो भी सारे चेंज कर दिए गए,
और वो नॉर्मन बिशप्स बना दिए गए, हेड क्वार्टर्स भी चेंज कर दिए गए। आपने देखा कि आज़ादी से पहले हमारी राजधानी, हमारी इंडिया की कैपिटल भी बहुत बार चेंज हुई। जो एरिया बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश लगता, जो एरिया बहुत ज़्यादा रिच लगता, उसको राजा अपनी सहूलियत के अनुसार राजधानी बना लिया करते थे। तो इस तरह से हेड क्वार्टर्स भी चेंज किए गए। चर्च भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया, अपने तरीके से बनाया गया, चर्च के रूल्स अपने तरीके से चेंज किए गए। तो हमने देखा है ये हमारा नॉर्मन कंक्विस्ट ख़त्म हो गया। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कौन सा था? जब नॉर्मन्स आए, सेक्शंस वहाँ से ऑलमोस्ट चले गए और कुछ उसमें सेक्शंस का एलिमेंट मिक्स था, कुछ नॉर्मन्स का एलिमेंट मिक्स था, और ये मिक्सचर बन के हमारा आज का इंग्लिश लिटरेचर बना और हमें एक नई लैंग्वेज भी मिली। कुछ वर्ड्स फ्रेंच के हम लोगों ने लिए, कुछ इंग्लिश के थे, और मिक्स होके इंग्लिश लैंग्वेज बनी। तो फ्रेंड्स, हमने आज एंग्लो नॉर्मन पीरियड किया। इसके बाद हम लोग आगे और एंग्लो नॉर्मन से आगे और चौसर की एज करेंगे। तो इसको आप रिवाइज़ करते रहिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।